हाय देयर, ये MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 18th लेसन है। और इसके अंदर सेशन नंबर 17 का थोड़ा रिकैप भी है और इसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। सो लिमिट्स टू रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल डिसीजन मेकिंग के अंदर कुछ लिमिट्स हैं, जैसे कि बाउंड्री रैशनैलिटी है, कुछ रुकावटें होती हैं और रिस्की डिसीजंस होते हैं। जितना ज़्यादा रिस्क होगा तो जाहिर बात है उतने ज़्यादा फेलियर के चांसेस होंगे। और कॉमन डिसीजन मेकिंग मिस्टेक्स हैं, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन सोर्स के ऊपर रिलाई करना। सो बाउंड्री रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट आगे आता रहेगा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा वो असल में है क्या। सो बाउंड्री रैशनैलिटी, चार कांस्टेंट होती हैं, रुकावटें होती हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग में। रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड होता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसका ओवरलोड हुआ। और मेमोरी प्रॉब्लम होती हैं, लोग जो है जारी बात है डिसीजन मेकर ऐसे होते हैं, जारी बात है वो उनको भूलने की भी प्रॉब्लम होती है, एक्सपर्टीज प्रॉब्लम होती है। अब एक शख्स को एक चीज़ के बारे में नॉलेज है, ज़रूरी नहीं है उसको सारी नॉलेज मौजूद हो। अब मैं आपको मैनेजमेंट का जो शॉर्ट सीरीज है शॉर्ट लेक्चर की वो आपको करवा रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी है कि मुझे सारी नॉलेज जो है मैनेजमेंट के बारे में हो, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के बारे में हो। इसी तरह से कई बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी हैं, जारी बात है, तो उनको भी जरूरी नहीं है कि सारी नॉलेज मौजूद हो मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में। एक एक चीज मौजूद नॉलेज उनके मतलब उनको पता हो जरूरी नहीं है। ज्यादातर चीजें उनको पता होंगी, लेकिन तो सारी चीजें पता हो ये जरूरी नहीं होता। सो ये सारी बात है, उससे एक्सपर्टीज प्रॉब्लम आता है। और उसके बाद फिर चूजिंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन। सो मैक्सिमाइजिंग डिसीजन। मैक्सिमाइजिंग डिसीजन में क्या होता है कि चूज करना ऑप्टिमल सोल्यूशन को, बेहतर से बेहतर सोल्यूशन को। और इसके लिए जरूरी होता है कि फुली रैशनल कंडीशंस हो, रिक्वायर होता है, जरूरी होता है कि फुली रैशनल कंडीशन हो। सो चूजिंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन, बाउंड्री रैशनैलिटीज का केस स्टडी आपके सामने मौजूद है। सपोज करेंगे आप जो है वो बीबीए ग्रेजुएट है, आपने जो है वो बीबीए कंप्लीट कर लिया है और आप जो है वो वर्क करना चाहते हैं बैंक के अंदर, जिसकी मिनिमम सैलरी जो है वो 9,000 होनी चाहिए और वो आपके घर से 25 किलोमीटर के फासले पर हो। लेकिन आपने एक जॉब एक्सेप्ट कर ली है जो कि 50 किलोमीटर के फासले पर है आपके घर से, और एज अ क्रेडिट ऑफिसर की जॉब है वो। उसकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 10,000 की है। अब ज्यादा अच्छी सर्च करने में पता चला कि एक जॉब मल्टीनेशनल बैंक में अवेलेबल है जो कि सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है आपके घर से, और उसकी स्टार्टिंग सैलरी 12,000 है। सो पहली जॉब आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री थी, गुड एनफ थी, तो इस वजह से आपने बाउंडेड रैशनली मैनर किया और आपने मैक्सिमाइज नहीं किया अपने डिसीजन को, तमाम अल्टरनेटिव पॉसिबल अल्टरनेटिव को सर्च करते हुए, बेस्ट को चूज करते हुए। सो बाउंडेड रैशनैलिटी में यही होता है कि एक शख्स जो है वो मैक्सिमाइज नहीं करता अपने डिसीजन को, परफेक्टली रैशनल नहीं होता, बस सिर्फ वो क्या करता है कि वो चूज कर लेता है गुड एनफ को। तो यही बाउंडेड रैशनैलिटी है। सो चूजिंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन, सेटिस्फाइसिंग डिसीजन। सेटिस्फाइसिंग डिसीजन में क्या होता है कि चूज किया जाता है गुड एनफ सोल्यूशन को, और मैक्सिमाइजेशन इसमें पॉसिबल नहीं होती क्योंकि रुकावटें होती हैं और बाउंडेड रैशनैलिटी के साथ फिट रहा जाता है। सो बाउंडेड रैशनैलिटी क्या है, इसको थोड़ा और समझते हैं। सो बाउंड्री रैशनैलिटी का मतलब ये होता है कि रैशनैलिटी लिमिटेड है। जब कोई इंडिविजुअल जो है डिसीजन मेकिंग करता है तो रैशनैलिटी जो है वो लिमिटेड है, जैसा कि पीछे भी आपको बताया गया केस स्टडी के अंदर। सो उसके बाद है सेटिस्फाइज मैनेजर एज अ डिसीजन मेकर। सेटिस्फाइज, सेटिस्फाइज का मतलब क्या है कि एक्सेप्ट करना सोल्यूशन को जो कि गुड एनफ होता है, सिर्फ गुड एनफ सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद है फिर एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। इसमें क्या होता है कि कमिटमेंट जो है वो इंक्रीज की जाती है, इजाफा किया जाता है जो प्रीवियस डिसीजन लिया होता है उसके अंदर। इवन इफ इवन कि ये भी हमें पता हो कि डिसीजन गलत है, तब भी जो है वो कमिटमेंट जो है वो बढ़ा दी जाती है प्रीवियस डिसीजन से। उसके बाद फिर सेटिस्फाइसिंग मॉडल। सेटिस्फाइसिंग मॉडल के अंदर क्या होता है कि मैनेजर जो है वो तलाश करता है अल्टरनेटिव को जो कि सेटिस्फैक्ट्री उसको दिखाई देता है, ना कि ये कि ऑप्टिमल डिसीजन। ऑप्टिमल डिसीजन की तरफ नहीं जाता है बेटर से बेटर, बल्कि वो देखता है कि सेटिस्फाई हो जाए वो बस काफी होता है। तो इसको हम कहते हैं सेटिस्फाइसिंग मॉडल। सेटिस्फाइसिंग मॉडल के अंदर तीन चीजें हैं, फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं सेटिस्फाइसिंग मॉडल को। तीन चीजें होती है, एक तो सर्च लिमिटेड होती है इसके अंदर, इनएडिकेट इन्फॉर्मेशन होती है, एनफ नहीं होती इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बाइस होती है, यानी कि तरफदारी होती है। सो सेटिस्फाइसिंग डिसीजन मेकिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, टाइम कंस्ट्रेंट, टाइम की रुकावट, जाहिर बात है टाइम जो है वो लिमिटेड होता है, और लिमिटेड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑल फैक्टर, तमाम फैक्टर्स को समझने की लिए जो काबिलियत होती है वो लिमिटेड होती है, और बेस ऑफ इंफॉर्मेशन इनएडिकेट होती है, एनफ नहीं होती, और लिमिटेड मेमोरी होती है डिसीजन मेकर की। जाहिर बात है भूलने की भी इंसान भूल भी सकता है, जाहिर बात है डिसीजन मेकर भी भूल सकता है, जाहिर बात है इसी वजह से। और परसेप्शन जो है वो पुअर होता है उन फैक्टर्स के बारे में जिनको कंसिडर किया जाता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, यानी कि उन फैक्टर्स के बारे में जो समझ होती है, जो भी ख्याल होता है वो पुअर होता है।
सो नाउ द इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर क्या होता है कि मैनेजर जो है वो रिड्यूस करता है प्रॉब्लम को एक टॉलरेबल लेवल के ऊपर। और नन रबिश बिन मॉडल में क्या होता है कि मैनेजर जो है वो बिहेव करता है वर्चुअली बिहेव करता है रैंडम वे में, जब वो डिसीजन नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग करता है। नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या होते हैं ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस वो होते हैं जो कि अनयूजुअल सिचुएशन होती है जहाँ पे रूल्स जारी बात है पहले से मौजूद नहीं होते। ये जो है बेस्ड करते हैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर, मैनेजर की इंट्यूशन के ऊपर, जजमेंट के ऊपर। सो नाउ दी एमडी डायरीज। अब एमडी डायरी से कुछ आपको पढ़ के सुनाया जा रहा है डिसीजन वगैरह के बारे में। सो आई वुड लाइक टू थिंक दैट द मोस्ट डिसीजन इन ऑर्गेनाइजेशन आर मेड इन द टीम इन्वायरमेंट। मैं ये सोचना चाहूंगा कि ज्यादातर डिसीजन जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो होते हैं टीम इन्वायरमेंट में। आई से दिस वाइल रियलाइजिंग दैट देयर ऑलवेज रिमेन द नीड फॉर अ फाइनल पॉइंट ऑफ आर्बिट्रेशन। सो मैं ये कहता हूँ और इस बात को रियलाइज करते वक्त कि हमेशा जो है वो जरूरत होती है फाइनल पॉइंट ऑफ आर्बिट्रेशन की। एंड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट रेस्ट विद मी। So, however, generally decisions are not reached unilaterally, but through the broad involvement of all the stakeholders. So, generally जो decisions होते हैं वो उन तक पहुंचा जाता है, यूनिलेटरली पहुंचा नहीं जाता, बल्कि ब्रॉड इन्वॉल्वमेंट होती है, एक अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट होती है जो है वो स्टेक होल्डर की। सो ग्रुप डिसीजन मेकिंग के कुछ फायदे हैं और नुकसानात हैं। फायदे क्या है कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, नुकसान ये कि टाइम कंज्यूमिंग है। फायदा ये है कि ज्यादा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, ज्यादा चॉइसेस है। नुकसान ये है कि डिले होता है, जारी बात है। और फिर फायदा ये है कि इंक्रीज सोल्यूशन अंडरस्टैंडिंग, सोल्यूशन की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें भी इजाफा होता है, एक्सेप्टेंस में भी। नुकसान ये होता है कि इंडिविजुअल्स की डोमिनेशन होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी मनमानी उनकी जो है वो जारी बातें चला रहे होते हैं, वो ज्यादा बोलने वाले होते हैं, तो उनकी मर्जी ज्यादा चल रही होती है। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बोल तो नहीं रहे होते, लेकिन जारी बात उनके पास ज्यादा अच्छे ऑप्शंस होते हैं, ज्यादा अच्छी उनके पास नॉलेज होती है डिसीजन के बारे में। और बिल्ड्स मेंबर नॉलेज एंड स्किल बेस का ये भी फायदा होता है कि मेंबर की नॉलेज के अंदर और उनके जो स्किल होते हैं उसके अंदर इजाफा होता है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है, ग्रुप थिंक का नुकसान होता है। ग्रुप थिंक से मुराद लोगों ने अपने अपने ग्रुप बना लिए होते हैं, ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बना लिया होता है। यानी कि अब जैसे कि एमबीए वाले हैं उनका अपना ग्रुप बन गया, इंजीनियरिंग वाले उनका अपना ग्रुप बन गया। तो अगर सपोज एमबीए वाले ज्यादा है लेकिन डिसीजन लिया जा रहा है प्रोडक्शन के बारे में, तो अब जाहिर बात है एमबीए वालों का जो ग्रुप है वो बड़ा ग्रुप बन गया। सो उनकी मर्जी चलेगी ऐसा लग रहा है। लेकिन जो अब डिसीजन है प्रोडक्शन के बारे में, तो जाहिर बात है प्रोडक्शन के बारे में तो नॉलेज जाहिर बात है इंजीनियरिंग वालों को ज्यादा है। तो इस तरह से भी नुकसान होते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग में। सो इनहेंसिंग क्रिएटिविटी इन डिसीजन मेकिंग। किस तरीके से क्रिएटिविटी को बढ़ाया जाए डिसीजन मेकिंग के अंदर, उसकी कई टेक्निक्स है। ब्रेनस्टॉर्मिंग है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, डेल्फी टेक्निक है और सिनेरियो एनालिसिस है। तो ये हुआ लेसन नंबर 18। आप तो अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।